अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका बिल्डिंग की खिड़की के पास खड़ी कॉलेज के कैंपस को देख रही थी। अनिका ने कभी कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस नहीं की थी, इसलिए झुंड में चल रहे लड़के लड़कियां हंसते हुए बातें करते हुए देखकर अनिका को लग रहा था जैसे उसने यह लाइफ मिस कर दी थी। तभी अचानक अनिका का फोन बजने लगा। अनिका ने देखा कि राजलक्ष्मी उसे कॉल कर रही थी। जब अनिका ने फोन उठाया तो राजलक्ष्मी ने दबी हुई आवाज में अनिका से कहा, डीएनए रिपोर्ट आ गई है, लगभग 3 घंटे के अंदर रेडी हो जाएंगे और फिर मैं तुम्हें सारे रिपोर्ट्स कुरियर कर दूंगी। कल तक तुम्हारे पास रिपोर्ट फॉर्म में पहुंच जाएंगे। अनिका ने बिना कोई जवाब दिए राजलक्ष्मी का फोन काट दिया और फिर से ऑफिस कॉरिडोर के पास खड़ी प्रीति को देखने लगी। प्रीति अभी भी लोगों से घिरी हुई थी। लोग उसे तरह तरह से सवाल पूछ रहे थे। हर कोई डॉक्टर अमृता के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर प्रीति बस कुछ ही शब्दों में सबसे कहती रही, मैं भी डॉक्टर अमृता के बारे में इतना ही जानती हूँ जितना कि आप लोग। प्रीति का जवाब सुनकर अनिका मन ही मन मुस्कुराने लगी और सीढ़ियां चढ़कर डॉक्टर सक्सेना की ऑफिस की ओर जाने लगी। आज पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट का सिलेक्शन होने की वजह से डॉक्टर सक्सेना हॉस्पिटल नहीं गए थे। वह ऑफिस में बैठकर सिलेक्शन प्रोसेस मॉनिटर कर रहे थे। जब डॉक्टर सक्सेना को पता चला कि डॉक्टर अमृता पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले एक स्टूडेंट को अपने अंडर पढ़ाने का मौका देने वाले थे तो वह सरप्राइज हो गए थे। डॉक्टर सक्सेना ने अपनी ऑफिस में एक सेकंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट को फोन पर बात करते हुए सुना था। उस पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट ने फोन पर यह भी कहा था कि काश उसने इस साल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया होता तो शायद उसे भी डॉक्टर अमृता के अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका मिलता। जो स्टूडेंट इस वक्त फोन पर बात कर रहा था वह डॉक्टर सक्सेना के अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रहा था। डॉक्टर सक्सेना ने पीछे से उस स्टूडेंट की पीठ थपथपाया और जैसे ही वह स्टूडेंट मुड़ा, डॉक्टर सक्सेना ने उससे कहा, अच्छा तो तुम डॉक्टर अमृता के अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते थे, इसका मतलब यह साफ है कि तुम मेरे अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, इस बात से तुम खुश नहीं हो। स्टूडेंट डॉक्टर सक्सेना को इस तरह देखकर बहुत ही एम्बेरसमेंट हो गया था। शर्मिंदा होकर उसने डॉक्टर सक्सेना से कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस अपने दोस्त को यह बता रहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी कितनी लकी है कि इस साल डॉक्टर अमृता हमारी यूनिवर्सिटी से किसी स्टूडेंट को पढ़ाने वाले हैं। फिर उस स्टूडेंट की पीठ थपथपाते हुए डॉक्टर सक्सेना ने कहा, हाँ तुम्हारी बात तो सच है, मुझे भी इस बात की खुशी है। जैसे ही डॉक्टर सक्सेना ने अपनी बात पूरी की, उन्होंने कॉरिडोर से चल के आ रही अनिका को देख लिया। वह तेजी से चलकर अनिका के पास आ गई और अपना हाथ अनिका की ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, अरे तुम यहाँ, इससे पहले कि लोगों को पता चले कि अनिका सीक्रेट सुपरस्टार इस वक्त यहाँ मौजूद है, चलो मेरी केबिन में चलते हैं, वहीं पर चलकर बात करेंगे। ऑफिस के अंदर पहुंचने के बाद डॉक्टर सक्सेना ने अनिका को अपनी चेयर ऑफर की और खुद गेस्ट चेयर पर बैठ गए। डॉक्टर सक्सेना ने अनिका से पूछा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ, वैसे बात तो बड़ी खुशी की है कि तुम हमारे कॉलेज में लेक्चर लेने वाले हो। अनिका ने डॉक्टर सक्सेना का जवाब देते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर सक्सेना हैरान हो गए। उन्होंने अनिका से पूछा, तो क्या तुम कोई प्रोजेक्ट या कोई पैरेलल कोर्स शुरू करना चाहती हो? इस बात का जवाब देते हुए भी अनिका ने नाम में अपना सर हिला दिया। हैरान होकर डॉक्टर सक्सेना ने अनिका से पूछा, मगर अभी मैंने सुना है कि तुमने एक पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट को अपने अंडर एक्सेप्ट किया है। अगर तुम कोई प्रोजेक्ट भी नहीं शुरू करने वाले हो, ना ही कोई लेक्चर लेने वाले हो, तो फिर तुम उसे किस तरह की ट्रेनिंग दोगे? दरअसल अनिका भी डॉक्टर सक्सेना से यही बात करने आई थी। बड़ी शांति से डॉक्टर सक्सेना ने से कहा, डॉक्टर सक्सेना, आपने मुझे कहा था कि आप मेरे एक फेवर के बदले एक फेवर करेंगे। यह बात सिर्फ उस बच्चे के ऑपरेशन की नहीं थी। कुछ साल पहले जब एक सर्जरी के बीच डॉक्टर सक्सेना ने बुरी तरह से कंफ्यूज हो गए थे, तब अनिका ने उन्हें गाइड किया था। तब से लेकर आज तक डॉक्टर सक्सेना ने हमेशा चाहा था कि डॉक्टर अमृता किसी न किसी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के
साथ जुड़ जाए। डॉक्टर अमृता के कई सारे एहसान के बदले एक फेवर करना तो डॉक्टर सक्सेना के लिए बहुत छोटी सी बात थी। डॉक्टर सक्सेना ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिलाया और कहा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम सिर्फ हुक्म करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अनिका अपनी चेयर से उठी और खिड़की के बाहर देखने लगी। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद अनिका ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, डॉक्टर सक्सेना, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे एक्सेप्ट की हुई स्टूडेंट को अपने अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग दे। वैसे तो डॉक्टर सक्सेना साल में सिर्फ 3 या 4 बच्चों को अपने अंडर ट्रेडिंग का मौका देते थे, क्योंकि उनकी सर्जिकल और बिजी शेड्यूल की वजह से वह बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा वक्त नहीं निकाल पाते थे। अनिका के इस प्रस्ताव पर ज्यादा सोच विचार ना करते हुए डॉक्टर सक्सेना ने अनिका से कहा, तुम्हारे लिए इतना करना मेरे लिए बहुत ही छोटी बात है, तुम्हारा काम हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र मत करो। डॉक्टर सक्सेना के मुंह से यह बात सुनते ही अनिका ने चेयर से अपना पर्स उठाया और बाहर की तरफ निकलने लगी। तभी डॉक्टर सक्सेना ने अनिका को रोकते हुए पूछा, क्या वह कैंडिडेट की सिफारिश तुम इसलिए कर रही हो कि वह तुम्हारी रिश्तेदार है? अगर ऐसा था तो पहले ही मुझे फोन कर बता दिया होता तो यह सब कुछ बिल्कुल आसानी से हो जाता। कुछ देर सोचने के बाद अनिका ने डॉक्टर सक्सेना की आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनिका उन लोगों में से नहीं थी जो अपने परिवार वालों को सिफारिश से किसी भी तरह की मदद करे, मगर कहीं ना कहीं अनिका जानती थी कि प्रीति यह मौका डिजर्व करती थी और इसलिए अनिका ने डॉक्टर सक्सेना से यह फेवर मांगी थी। डॉक्टर सक्सेना की केबिन से निकलने के बाद अनिका फिर से ऑफिस कॉरिडोर में पहुंची, जहां प्रीति अभी भी स्टूडेंट से घिरी हुई थी। प्रीति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे प्रीति कोई बॉलीवुड की सेलिब्रिटी थी, जिसे देखकर लोग फोटोग्राफ और सेल्फी खींचने के लिए उसके आसपास इकट्ठा हो गए थे। अनिका ने प्रीति को मोबाइल पर एक मैसेज ड्रॉप कर दिया, कल मुझसे जरूर मिलना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। यह मैसेज सेंड करने के बाद अनिका अपनी गाड़ी में बैठकर कॉलेज से निकल गई। मनहोदरा हाउस। जब अनिका मनहोदरा हाउस पहुंची, अनिका ने देखा कि गार्डन के कोने से क्रिस के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब अनिका ने गैरेज के पीछे जाकर देखा तो क्रिस फोन पर किसी के साथ ऊंची आवाज में बात कर रहा था। क्रिस के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। अपने एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ सर पर मारते हुए क्रिस ने फोन पर कहा, अब तुम हद से ज्यादा बोल रहे हो। कहा ना कि मेरी गाड़ी 3.5 करोड़ की है, मैं 2.5 करोड़ में बेचने के लिए तैयार हूँ। अब तुम मुझे 1.5 करोड़ ऑफर कर रहे हो, यह तो गलत बात हो गई। तुम मेरी सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो। मार्केट में इस वक्त इस गाड़ी का जो दाम चल रहा है उससे कम 25 लाख मैंने कम कर दिया है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं पूरी तरह से फंस गया हूँ, इसलिए तुम फायदा उठाना चाहते हो। यह बात करते हुए क्रिस जब यहाँ से वहाँ चल रहा था तब उसकी चाल देखकर यह भी समझ में आ रहा था कि क्रिस का पाँव अभी भी पूरी तरह से पिछले जख्म से ठीक नहीं हुआ था। क्रिस चलते वक्त थोड़ा सा लंगड़ा रहा था, फिर अचानक ही ऐसा लग रहा था जैसे फोन पर किसी ने ऐसी बात की जिसे क्रिस बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था। क्रिस ने अपने कानों से फोन हटाया और फोन का स्पीकर मुंह के पास लाकर जोर से चिल्लाने लगा, एक बार मुझे इस मुसीबत से बाहर आ जाने दो, फिर देखता हूँ कि तुम लोगों को एक एक पैसा चुका दूंगा, उसके बाद देखूंगा तुम लोगों को। फोन काटने के बाद क्रिस फोन जेब में रख दिया और अपने दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए। थोड़ी देर आसमान की ओर देखकर कुछ सोचने के बाद क्रिस गैरेज के अंदर चला गया। अनिका भी चुपके से क्रिस को फॉलो करती हुई गैरेज के ठीक बगल में जाकर चुप कर क्रिस को देखने लगी। क्रिस अपनी येलो स्पोर्ट कार में बैठकर तेजी से कार चलाते हुए मनहोदरा हाउस से बाहर निकल गया। क्रिस का यह इसी तरह का बिहेवियर अनिका ने पहले भी देखा था। अनिका जानती थी कि जरूर कोई ऐसी बात थी जो क्रिस अपने परिवार वालों से छुपाता था और क्रिस की पर्सनल लाइफ वह कभी भी किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता था। थोड़ी देर अनिका क्रिस की तेजी से चलती हुई गाड़ी देख रही थी। कुछ ही सेकंड में गाड़ी पीछे छोड़ रहे धुएं में अदृश्य हो गई। अनिका ने एक लंबी सांस छोड़ी और घर के अंदर चली गई। वहां दिल्ली के हाईवे पर तेज गाड़ी चला रहा क्रिस कार के स्पीकर पर फोन से किसी के साथ बात करने लगा। क्रिस स्पीकर पर कह रहा था, मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, तुम अपने सर्कल में
सबको बता दो, जो कोई सही दाम लगाएगा कार उसी की हो जाएगी। तभी सामने से किसी ने क्रिस को सलाह देते हुए कहा, कार तो तब दिखेगी जब अगली रेस के बाद कार तुम्हारे पास होगी। तुम तो जानते हो अगली रेस कितनी इम्पोर्टेंट है। आज तक इंडिया में तुम ही नंबर 1 रेसर बने हुए थे, लेकिन अगर अगली रेस तुम नहीं जीते तो तुम कितने बड़े कर्जे में डूब जाओगे, यह तुम सोच भी सकते हो। एक ही रास्ता है, किसी तरह अपने पाँव का इलाज कराओ और उस टूटी हुई हड्डी को ठीक करवाओ। मैंने पता लगाया है, देखो एक बहुत बड़ी सर्जन है डॉक्टर अमृता। ऐसे क्लास में वो 100% गारंटी सक्सेसफुल रिजल्ट देती है। अगर अगली रेस से पहले तुम अपनी सर्जरी करवा कर पहले की तरह ठीक हो जाओ और रेस जीतने का कॉन्फिडेंस तुम में आ जाए तब तो ठीक है, वरना अगर तुम रेस हार गए तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम पर कितना बड़ा कर्जा आ जाएगा। वैसे और एक रास्ता है रेस जीतने का, किसी तरह तुम वर्ल्ड चैंपियन कार्तिक को अपनी जगह पर रेस में उतारो और वो ये रेस जीत जाए, तब तुम इस मुसीबत से जरूर बाहर निकल सकते हो। इन दोनों रास्तों के अलावा मुझे तीसरा रास्ता नजर नहीं आता। किसी भी तरह अगली रेस तुम्हें जीतनी ही होगी। क्रिस ने अपने हाथ की मुट्ठी टाइट करते हुए धीरे से स्टीयरिंग व्हील पर मारते हुए कहा, यह दोनों ही चीजें मुझे फिलहाल इम्पॉसिबल लग रहा है। तुम किसी भी तरह गाड़ी के लिए कोई खरीदार ढूंढो। तभी स्पीकर से सामने वाले की आवाज आई, यह तुम क्या कर रहे हो क्रिस? यह लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट मॉडल है। तुम जानते हो एक बार यह गाड़ी हाथ से निकल गई तो अगर फ्यूचर में तुम्हारे पास पैसा आ भी जाए तो यह गाड़ी तुम वापस नहीं खरीद पाओगे। अरे तुम मुझे यह गाड़ी को छूने तक नहीं देते हो। मैं जानता हूँ इस गाड़ी से कितना प्यार करते हो। अगर यह गाड़ी तुम्हारे हाथ से निकल गई तो तुम इमोशनली और प्रोफेशनली बुरी तरह से टूट जाओगे। इसलिए यह फैसला लेने से पहले 100 बार सोच लो। तेज चल रही कार को क्रिस ने अचानक ही ब्रेक लगा दी। कुछ देर के इंटीरियर को, कार के स्टीयरिंग व्हील को, डैशबोर्ड को, उसके बोनेट को बड़े ही प्यार से देखने के बाद क्रिस ने जवाब देते हुए कहा, सोच लिया है मैंने, बेच दो। क्रिस जानता था कि वह अपने घर से किसी भी तरह की मदद नहीं ले सकता। क्रिस मल्होत्रा हाउस को इन सब बातों से इन्वॉल्व नहीं करता था। इससे परिवार की बदनामी होती और ऑलरेडी लॉस में चल रही मल्होत्रा फार्मास्यूटिकल को एक और बड़ा फाइनेंशियली झटका लग सकता था। क्रिस अपने परिवार को इन सब बातों से और अपने कर्जों से दूर ही रखना चाहता था। वहां मल्होत्रा हाउस पहुंचने के बाद अनिका को एहसास हुआ कि आज उसे कॉलेज में काफी वक्त लग गया था। वह आर्यन को स्कूल पिकअप करने नहीं जा पाई थी और इसीलिए अंजलि मामी आर्यन को पिक करने गई थी। नानी माँ अपने कमरे में पूजा पाठ करने में बिजी थी। अनिका सीढ़ियां चढ़कर अपने बेडरूम में गई और फिर लैपटॉप ऑन करके राजलक्ष्मी के मेल का इंतजार करने लगी। तभी अचानक कमरे में अंजलि मामी आई और अनिका के ठीक बगल में बैठकर धीमी आवाज में अनिका से पूछा, अनिका बेटा, क्या तुम कोई काम कर रही हो? अगर तुम बिजी हो तो मैं बाद में बात कर सकते हैं। मामी को इस तरह बात करते हुए देखकर अनिका समझ गई थी कि जरूर कोई अर्जेंट बात होगी। तभी अंजलि मामी ने इस तरह आकर अनिका से बात की थी। अनिका ने कहा, मामी कहिए ना, क्या बात है? अंजलि मामी ने एक बार दरवाजे की ओर देखकर कंफर्म कर लिया कि कोई उनकी बात सुन तो नहीं रहा और फिर धीमी आवाज में अनिका से कहा, आजकल तुम्हें रिया का बिहेवियर कुछ अजीब नहीं लग रहा है? नन्ही सी रिया का बर्ताव आजकल बहुत अलग लगने लगा है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा? अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह अंजलि मामी की इस बात का क्या जवाब देती। असलियत अनिका को पता थी, मगर वह अंजलि मामी से यह बात नहीं कह सकती थी। अनिका की हाथ पर हाथ रखते हुए अंजलि मामी ने कहा, नन्ही रिया पहले तो कितनी सारी बातें किया करती थी, सारा दिन उछल कूद किया करती थी। उसके पीछे दौड़ते दौड़ते मेरा दिन कब बीत जाता यह मुझे खुद को पता नहीं चलता था। कहीं ना कहीं मुझे भी सारा दिन रिया के पीछे भाग दौड़ करने की आदत पड़ चुकी थी, मगर पिछले कुछ दिनों से सब कुछ बदल गया है। नन्ही रिया को पहले मेरे साथ खेल कूद करना पसंद था। सारा दिन कभी यहाँ बनाओ मामी तो कभी वह बनाओ, कभी अपनी बड़ी नानी माँ के साथ खेलती कूदती, कभी मेरे साथ तो कभी किशन के साथ। मगर पिछले कुछ दिनों में सब कुछ बदल गया है। रिया की चॉइस बिल्कुल बदल चुकी है। वह खेलना कूदना पसंद करती थी, बल्कि
अपने होमवर्क पर ज्यादा ध्यान देने लगी है। सारा दिन बोलती रहती, वह बड़ी चुपचाप सी रहती है। पहले नन्ही रिया को गार्डन में खेलकूद करना पसंद था, मगर जानती हो आज क्या किया रिया ने? जब मैंने स्कूल से रिया को पिक किया और उसे घर ले आई तो मैंने उसे पूछा कि तुम क्या मेरे साथ गार्डन में खेलना चाहोगी? तब रिया का जवाब सुनकर मैं हैरान हो गई। रिया इस वक्त अपनी बड़ी नानी के साथ उनके कमरे में बैठकर चेस खेल रही है। वही चेस जिससे वह कुछ दिन पहले नफरत करती थी। पिछले 1.5 घंटे से वह अपनी बड़ी नानी के साथ उनके कमरे में बैठकर बड़ी ही शांति से बिना आवाज किए खेल रही थी। देखो अनिका, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बिजी रहती हो अपने कामों में, मगर रिया अभी बहुत छोटी है और तुम उसकी माँ हो। बच्ची अपनी माँ के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहती है और अगर उसे माँ का प्यार इस उम्र में नहीं मिला तो छोटा सा बच्चा काफी तरह से साइकोलॉजिक्स का शिकार बन सकता है। अनिका जानती थी कि यह इश्यू साइकोलॉजिकल नहीं था, बल्कि दो अलग अलग बच्चों के दो अलग अलग बिहेवियर की बात थी। मगर अंजलि मामी के हाथ पर हाथ रखकर अनिका ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी मामी। जब अनिका ने अंजलि मामी को यकीन दिलाया कि आगे से वह इस बात का ख्याल रखेंगी, तब अंजलि मामी ने राहत की सांसें ली। अंजलि मामी अनिका को बेडरूम से बाहर निकल गई। अंजलि मामी, क्या क्रिस के साथ सब कुछ ठीक है? तभी अनिका ने अंजलि मामी से पूछा। अनिका के सवाल पर अंजलि मामी हैरान जरूर हुई थी, मगर वह जानती थी कि इतने दिनों में अनिका ने इस बात का अंदाजा लगा लिया होगा कि क्रिस अपनी उम्र के बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है, या यूं ही कहा जा सकता था कि क्रिस का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब था। अपनी नजरें नीचे झुकाकर धीमी आवाज में अंजलि मामी ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, वह लड़का तो मुझसे कोई बात शेयर ही नहीं करता। ना ही मुझे ना ही किशन को यह पता रहता कि बाहर की दुनिया में क्रिस किसके साथ रहता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है। हम तो यह भी नहीं पता कि वह रात दिन बाहर क्या करता है। बस मैं एक माँ होने के नाते इतना जरूर जानती हूँ कि भले ही मेरा बेटा का बिहेवियर थोड़ा अजीब है, मगर वह दिल का बुरा नहीं है। यह कहते हुए अंजलि मामी अनिका के बेडरूम से बाहर चली गई। अंजलि मामी के जाते ही अनिका के सेल फोन पर नन्ही सी रिया का मैसेज फ्लैश होने लगा। मैसेज में रिया ने लिखा था, मम्मा देखो, लतिका ने मुझे अपनी नई कार की फोटो भेजी है। कितनी कूल है ना उसकी यह पिंक कलर की स्पोर्ट कार। लतिका मुंबई के एक बहुत बड़े इंटेलिजेंट की बेटी थी। लतिका रिया से 3 साल बड़ी थी। लतिका पिरामिल का खानदान राजे रजवाड़ों के खानदान से थी। जब सरकार ने इन राजे रजवाड़ों की प्रॉपर्टी को हेरिटेज प्रॉपर्टी कर दिया, उसके बाद लतिका पिरामिल का परिवार दुबई शिफ्ट हो गई। मगर आज भी उनका रहन सहन बिल्कुल राजे रजवाड़ों जैसा था। जब एक बार लतिका पिरामिल का परिवार बेंगलोर विजिट के लिए आई थी, तब रेखा मासी और पिरामल परिवार का परिचय हुआ था। आपस में मिलते ही लतिका और नन्ही सी रिया के बीच में फ्रेंडशिप हो गई और दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहे थे। लतिका ने अपनी नई कार की तस्वीर रिया को भेजी थी। तस्वीर देखकर रिया ने अपनी मम्मा से कहा, देखो ना मम्मा, एक बार मैंने आपको फोटो भी भेजी है, बिल्कुल ऐसी ही कार चाहिए मुझे। नन्ही सी रिया की बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अनिका ने वॉइस मैसेज भेज दिया, अगर तुम कार खरीदना चाहती हो तो अपने पैसों से खरीदो। अनिका अपने बच्चे को कभी भी ये सीख नहीं देना चाहती थी कि वह जो भी मांगे वो उन्हें बिना मेहनत के मिल जाए। अनिका ने रिया को हमेशा से सिखाया था कि अगर तुम कुछ पाना चाहती हो तो उसके लिए मेहनत भी तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। यह मैसेज भेजने के बाद अनिका ने रिया को भेजा हुआ कार का फोटो देखा। यह बिल्कुल वही मॉडल था जो क्रिस के पास था, लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट मॉडल, जिससे दुनिया में सिर्फ 6 या 7 मॉडल बिके थे। कलर जरूर अलग था, मगर यह मॉडल बिल्कुल वही था जो गाड़ी क्रिस चला रहा था। लतिका पिरामिल के परिवार के पास यह मॉडल होने का साफ मतलब यह था कि यह लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट कार बहुत ही रेयर थी। ये कार इतनी यूनिक और रेयर थी कि राजे महाराजे भी इस गाड़ी के अपने कलेक्शन में रखकर प्राउड फील करते। लाइफ केयर हॉस्पिटल दिल्ली। वहाँ हॉस्पिटल
बेड पर रिया ने अपनी मम्मा का वॉइस मैसेज सुना। जिस वक्त रिया अपना वॉइस मैसेज सुन रही थी तभी रिया को घर ले जाने के लिए रोहित उसके कमरे में आया। जैसे ही रोहित ने रिया के फोन से निकल रही अनिका की आवाज सुनी, रोहित को एक मौका दिखा। मौका अपनी बेटी के लिए वक्त करने का कुछ ऐसा करने का जिससे रिया के मन में रोहित के लिए नफरत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वह अपनी बेटी की नजरों में हीरो बन जाए। रोहित रिया के बेड के पास आया और मुस्कुराते हुए रिया से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें, मुझे बताओ, तुम्हारे पापा पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज जल्द से जल्द तुम्हारे सामने हाजिर हो जाए। नन्ही सी रिया स्पोर्ट कार को देखकर इतनी एक्साइट हो चुकी थी कि अपने पापा की यह बात सुनकर उसने तुरंत अपना फोन रोहित की ओर कर दिया और स्क्रीन पर लतिका की कार रोहित को देखते हुए कहा, मुझे बिल्कुल ऐसी स्पोर्ट कार चाहिए, पिंक कलर की, बिल्कुल यही मॉडल। रोहित ने एक बार गौर से उस मॉडल को देखा और मुस्कुराते हुए रिया से कहा, मिल जाएंगी, बहुत जल्द यह कार तुम्हें मिल जाएगी। यह बात सुनते ही नन्ही सी रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछलते हुए कहा, या आप कितने कूल हो डैडी, मुझे तो लगता है कि आप इस दुनिया का सबसे बेस्ट डैड हो। रोहित को पता था कि रिया की आदत थी इस तरह से लोगों की तारीफ करना, मगर यह जानते हुए भी आज रोहित को बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि शायद पहली बार उसकी बेटी ने दिल से अपने डैडी की तारीफ की थी। रोहित को आज इस बात का भी एहसास हुआ कि अपनी बेटी की डिमांड पूरी करने से उसे जो खुशी मिलने वाली थी वह खुशी शायद बड़ी से बड़ी कॉर्पोरेट डील भी नहीं देती। पिंक फरारी की तस्वीर चिराग मेहता को दिखाते हुए रोहित ने चिराग मेहता से कहा, जाकर यही मॉडल खरीद लो, कीमत चाहे जो भी हो। चिराग मेहता को यह इंस्ट्रक्शन देते हुए रोहित ने नन्ही सी रिया को अपने हाथ में उठा लिया और कहा, चलो आज तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है, क्यों ना पहले हम दादी माँ और बड़ी दादी माँ से मिलने घर जाए। यह बात सुनते ही रिया ने फिर से अपने दोनों हाथ हवा में उछलते हुए कहा, दादी माँ और बड़ी दादी माँ दोनों एक साथ, तब तो बड़ा मजा आएगा। मनोहद्रा हाउस। डिनर करने के बाद अनिका डाइनिंग टेबल से उठकर सीढ़ियों से अपने कमरे की ओर जाने लगी। उसे आने वाले ऑपरेशन की प्लानिंग करनी थी। एक सर्जन को ऑपरेटिंग टेबल पर जाने से पहले कई तरह की प्लानिंग करनी होती है जिससे ऑपरेशन के दरमियान होने वाले किसी भी सिचुएशन का सामना किया जाए। अनिका हर पॉसिबल इवेंट की एक लिस्ट बनाती जिससे ऑपरेशन के दरमियान अगर किसी भी तरह की सिचुएशन खड़ी हो जाए तो अनिका पहले से उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपने आप को तैयार रखे, जिससे पेशेंट के इलाज में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए और पेशेंट की सर्जरी सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाए। एक सर्जन को अच्छा, बुरा और बेहतरीन सर्जन उस सर्जन की प्रिपरेशन बनाता है। बाकी कॉलेजेस में हर डॉक्टर को इक्वल ट्रेनिंग दी जाती है कि ट्रेनिंग लेने के बाद हर सर्जरी के पहले सर्जन जिस तरह से अपने आप को प्रेफिफाई रखता है वही उसे दूसरे सर्जन से अलग बनाता है। और जब अनिका नंबर 1 सर्जन थी तो उसके प्रिपरेशन भी सबसे ज्यादा और सबसे अलग होती थी। इससे पहले कि अनिका सीढ़ियों से चढ़कर अपने कमरे तक पहुंचती, मनोहद्रा हाउस के दरवाजे पर जोर जोर से किसी की रोने की आवाज आने लगी। जब अनिका और अंजलि मामी ने दरवाजे की ओर देखा तो वह दोनों यह देखकर हैरान हो गए कि मीनाक्षी और योगिता रोते हुए घर के अंदर तेजी से चलकर आ रहे थे। फुट फुट कर रो रही मीनाक्षी ने अंदर आकर अंजलि मामी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे माफ कर देना अंजलि, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा और आज उसी की सजा मुझे मिल रही है, मुझे माफ कर देना। अपने दोनों हाथ मीनाक्षी के कंधों पर रखकर हैरान अंजलि मामी ने मीनाक्षी और योगिता को देखते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या बात है, तुम दोनों इस तरह इस वक्त यहाँ पर कैसे आना हुआ? दरअसल जब से रियल एस्टेट की पॉलिसी में बदलाव हुआ था तब से रियल एस्टेट का मार्केट फ्रेश हो गया था। लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि गवर्नमेंट की नई पॉलिसी की वजह से प्राइसिंग रेगुलेट होने वाले थे और इसीलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर अब रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदने से बेहतर कहीं और इन्वेस्ट करके अपना मुनाफा बढ़ाना चाहते थे। मीनाक्षी के कहने पर आहूजा खानदान ने महिरा के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में 30 करोड़ लगा दिए थे और अब प्राइसिंग रेगुलेशन के बाद उनका पूरा का पूरा इन्वेस्ट बिल्कुल डेट हो चुका था। आहूजा परिवार ने मीनाक्षी के कहने पर मार्केट से भी कर्जा लेकर महिरा कंपनी में इन्वेस्ट किया था। रियल एस्टेट बिजनेस पर पॉलिसी अनाउंस होने के बाद मेहरा खानदान
खुद बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था और उसके साथ फंस गए थे उनके सारे प्राइम इन्वेस्टर, जिसमें से एक था आहूजा परिवार। क्योंकि मीनाक्षी के कहने पर आहूजा खानदान ने इतना बड़ा इन्वेस्ट रिस्क लिया था। पैसा अटक जाने पर आहूजा खानदान ने मीनाक्षी और उनके बच्चों को घर से निकलवा दिया था। जब मीनाक्षी ने अपने बच्चों को लेकर फिर से अपने पति पीयूष रायचंद के पास गई, तब पीयूष ने मीनाक्षी से कहा कि वह उसे तभी एक्सेप्ट करेगा जब वह अंजलि से माफी मांग लेगी। जब मीनाक्षी के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था तो वह रोती हुई अंजलि मामी से माफी मांगने चली आई। अंजलि मामी के सामने हाथ जोड़कर मीनाक्षी अंजलि मामी से कहने लगी, मुझे माफ कर दो अंजलि, मुझे माफ कर दो। अगर तुमने माफ नहीं किया तो तुम्हारा भाई मुझे और मेरे बच्चों को घर में जगह नहीं देगा। अंजलि मामी ने अपनी नजरें झुकाते हुए धीमी आवाज में मीनाक्षी से कहा, मेरे माफ करने या ना करने से क्या फर्क पड़ने वाला है। अच्छा होगा कि फ्यूचर में हम एक दूसरे के रास्ते में आने की कोशिश ना करें। अगर हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे तभी कोई प्रॉब्लम होगा। अगर कांटेक्ट ही नहीं होगा तो हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जिंदगी में काफी ऐसी कड़वाहट होती है जिन्हें माफी से मिटाया नहीं जा सकता। मीनाक्षी भले ही रोते हुए माफी मांग रही थी, मगर मीनाक्षी की आंखों से बह रहे आंसू झूठे थे। यह समझ पाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। मीनाक्षी ने जिस तरह से पूरी जिंदगी अंजलि मामी का इंसल्ट की थी, वह अंजलि मामी इतनी जल्दी भूलने वाले नहीं थी। जब योगिता ने देखा कि अंजलि मामी उसकी मम्मी को इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली थी, तब योगिता ने अंजलि मामी से कहा, क्या आप मेरी माँ को माफ नहीं करेंगे? क्या आप नहीं चाहती कि डैड हमें एक्सेप्ट कर ले? अगर डैड ने हमें माफ नहीं किया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रोते रोते मेरी माँ तो शायद मर ही जाएंगी। अगर आप कहे तो मेरी माँ के किए की माफी मैं आपसे मांगने के लिए तैयार हूँ। आप कहे तो मैं आपके सामने अपने घुटने टेक कर अपने कान पकड़कर माफी मांगने के तैयार हूँ। योगिता जब यह कह रही थी तब वह धीरे धीरे अपने घुटनों पर बैठने लगी। जैसे ही अंजलि मामी ने योगिता को ऐसा करते हुए देखा तो अपने दोनों हाथों से योगिता को कंधों को पकड़कर उसे सहारा देते हुए फिर से उसे अपने पाँव पर खड़ा कर दिया और कहा, यह क्या कर रही हो तुम बेटा? अंजलि मामी की बात का जवाब देते हुए तुरंत ही योगिता ने कहा, फिर आप डैड को कॉल करके बता दीजिए कि आप मम्मा से गुस्सा नहीं हो, वरना वह मम्मी को घर में नहीं आने देंगे। अंजलि मामी अच्छी तरह जानती थी कि इस वक्त माँ बेटी दोनों मिलकर गिल्टी होने का नाटक कर रहे थे, मगर वह नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से उनके भाई के संसार में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो। इससे पहले कि अंजलि मामी अपने भाई पीयूष को कॉल लगाती, कोई जोर जोर से मनोदरा हाउस का दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खोला तो कहा, छुपे हो सब लोग?